आपने जो अभी एक वीडियो देखी है, खूबसूरत स्टेट की वीडियो, वो किसी और स्टेट की नहीं है बल्कि उस मणिपुर की है जहां आज आगजनी हो रही है, जो धधक रहा है, झुलस रहा है, जहां पर 10 दिन के अंदर सीधे सीधे 9 लोगों को दिन दहाड़े मार दिया गया। ऐसा क्या हुआ कि 2 महीने की शांति के बाद फिर से मणिपुर जलने लगा। जहां बंदूकों और आगजनी से ये हमले होते थे, वहीं आज मिसाइल और ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। और क्यों 2 समुदायों की हिंसा ने अब ऐसा रूप लिया है कि मणिपुर में लोग मरने और मारने पर उतारू हो गए हैं। और सबसे बड़ा सवाल तो ये उठ रहा है कि इस हिंसा में बांग्लादेश और म्यांमार के कई आतंकवादी संगठन होने का भी अनुमान लगाया गया है। और वहीं एक जनजाति लगातार कई वर्षों से एसटी जनजाति में शामिल होने की भी मांग कर रही है। वहीं आपको ये चीज़ पता होगी कि ये मणिपुर पहली बार नहीं झुलस रहा। इससे पहले भी 2023 में, यानी कि 1 साल पहले, ऐसा माहौल मणिपुर में बन चुका है जब MC मैरी कॉम ने भारत सरकार से मदद की गुहार भी लगाई थी, जब एक कोबरा कमांडो को गोली मार करके 5 मई को हत्या कर दी गई। इसी दिन महज कुछ ही दूरी पर टैक्स असिस्टेंट को भी दिन दहाड़े मार दिया जाता है। हजारों की संख्या में लोग इस टाइम मर रहे थे और ये घटना सेंट्रल गवर्नमेंट भी देख रही थी, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट उस वक्त चुप बैठी थी। 2023 के मैसिव वॉर में 60 लोगों की जान चली गई थी। वहीं 15,000 घर फूंक दिए गए थे और 9,000 लोग डिस्प्लेस्ड हो गए थे। इतना सब होने के बाद बीच में पता चलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस एरिया पर, यानी कि मणिपुर पे आसफा एक्ट लगा दिया था, जिसमें जो मकसद था वो ये था कि इस एक्ट से अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आर्मी को ये राइट, यानी कि अधिकार मिल जाते हैं कि वो किसी को भी शूट कर सकती है। आपने कई न्यूज़ चैनल्स पे अब तक देख लिया होगा कि मणिपुर फिर से धधकने लगा है, फिर से झुलसने लगा है, फिर से मणिपुर में हत्या होने लगी है। और अगर सरकार ने इस बार तुरंत कोई एक्शन नहीं लिया तो आने वाला समय मणिपुर की हिस्ट्री को फिर से दोहराएगा। अगर ऐसा हुआ तो मणिपुर के लिहाज से ये सही नहीं होगा। अभी मणिपुर में क्या हो रहा है सबको पता है। दिन ब दिन आदमी मर रहा है क्योंकि लोग ने फायरिंग किया है। हम लोग भारतवासी है, भारतवासी होने के बावजूद हमको उसकी फैसिलिटी कुछ भी नहीं मिल रहा है। चलिए चलते हैं इस विवाद की तरफ, लेकिन हम इसके विवाद को जाने, हम इसके आज को जाने, उससे पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इसका इतिहास क्या रहा जिसने इतने बड़े विवाद को जन्म दे दिया। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तो चलिए चलते हैं स्टोरी की तरफ। एक्चुअल में इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में लोकेट एक स्टेट मणिपुर, जो आज वायलेंस का शिकार हो रहा है। यहाँ का जो 90% एरिया है वो है लैंड हिल और 10% एरिया ही वैली है। एक तरफ जहाँ जो हिल वाला एरिया है उसमें कुकी और उसके साथ में नागा ट्राइब रहती है, और वहीं जो वैली वाली जो जगह है उसमें मिताई ट्राइब रहती है। अब मेनली जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जो है ये जो ट्राइबल ग्रुप है, यानी कि नागा और कुकी, ये हैं 40%, और इन्हें जो ज़मीन अलॉट की गई है वो है 90% का हिल लैंड एरिया, जिसके अंतर्गत ये लोग अपने अनरिकॉग्नाइज्ड ग्रुप के साथ में भी रहते हैं और जो मेनली क्रिश्चियनिटी पर बिलीव रखती है। वहीं जो बचे हुए जो पॉपुलेशन है 60%, वो है मिताई ग्रुप की, और मिताई ग्रुप है 60%, एरिया उसे मात्र 10% का दिया गया है। और वहीं ये ग्रुप हिंदू वैष्णव धर्म और मुस्लिम धर्म को मानती है, जिसे हम पांगल के नाम से भी जानते हैं। अब वहीं एक चीज़ और भी है, इनका जो विवाद का जो पूरा मुद्दा है वो है अपने कल्चर, ट्रेडिशन और कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने का। वहीं इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है वो सरकार के रूल्स, एक्ट और मणिपुर हाई कोर्ट के कारण है, जो पूरा मणिपुर आज वायलेंस के लाल रंग से रंग चुका है। अब वजह कुछ भी रही हो, आप ये सोचो कि अगर आपको रातों रात आपके घर से निकाल दिया जाए, और ये हुआ है उस फॉरेस्ट एरिया में रहने वाले ट्राइबल ग्रुप के साथ, जब उन्हें उनके घर से निकाल दिया गया। हद तो तब थी जब ना ही कोई वार्निंग दी गई और उनके घरों तक को तोड़ दिया गया, और साथ में रीसेटलमेंट की कुछ भी मुहैया नहीं कराया गया। ट्राइबल ग्रुप इस फैसले को अपने खिलाफ समझती थी। अब इस ट्राइब की जो छतें थी वो टूट चुकी थी और ये सड़क पर रह रहे थे। इस चीज़ ने इन लोगों को प्रदर्शन करने के लिए मजबूर कर दिया।
और ये प्रदर्शन के लिए चंद्रपुर की सड़कों पर मार्च 2023 में उतर आए। जब सरकार इन दंगों को रोकने में कामयाब नहीं हो पाई तो उसने जो है इस सारे प्रदर्शन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार कर दिया और इसके साथ ही क्लोज करने की कोशिश की। पर सरकार ने भी अपना रीज़न दिया। उनका कहना था कि ह्यूमन इंक्रूजमेंट को रोकने के लिए और फॉरेस्ट एरिया को बचाने के लिए लैंड सर्वे करवाया गया है। उसमें जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनके काफ़ी घर भी आए हैं, जिसकी वजह से इन्हें हटाया गया। वहीं कई फॉरेस्ट जो लोग हैं जो फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं वो ड्रग का बिजनेस भी कर रहे हैं और जो इंडिया के हिसाब से सही नहीं है। और नागा और कुकी जो जनजाति है वो सरकार से पहले भी नाराज़ थी, पर जो ये प्रॉब्लम आई उसके बाद उनकी जो नाराज़गी थी वो काफ़ी बढ़ गई। अब इधर मिताई जो थी वो भी SC ST की मांग कर रही थी और सरकार ने उन्हें ST SC घोषित करने के लिए सोच भी लिया। पर अगर हाई कोर्ट में ये आदेश आ जाता तो नागा और कुकी पूरे मणिपुर को जला देते। ये आशंका भी लगाई जा रही थी कि ऐसा हो सकता है। वहीं कई ट्राइब चूरा चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में 8 घंटे का शटडाउन कर देते हैं, यानी कि नागा और कुकी। लेकिन तभी एक न्यूज़ जो है वो नागा और कुकी तक पहुंच जाती है कि जो CM है वीरेंद्र सिंह वो वहां रैली करने वाले हैं, साथ में एक जिम का इनाग्रेशन भी करने वाले हैं। अब ये बात पता चलते ही वहाँ पर दंगे स्टार्ट हो जाते हैं, तोड़फोड़ होती है, आगजनी होती है। लेकिन तब भी वीरेंद्र सिंह अपनी रैली को रोकते नहीं हैं। रैली वहाँ पर चलती है। उसके बाद जो प्रोटेस्टर थे वो उस इवेंट में घुस जाते हैं, जहाँ पर कई पुलिस वालों को कुछ ही घंटों में मार दिया गया। अब माहौल जो है मणिपुर का ख़राब हो चुका था। सेंट्रल गवर्नमेंट तक जब ये न्यूज़ पहुँची तो 5 डिस्ट्रिक्ट में कर्फ्यू लगा दिया गया, साथ में इंटरनेट सेवा को भी बैन कर दिया गया। वहीं 3 मई 2023 को ऑल ट्राइब स्टूडेंट यूनियन मणिपुर एक बड़ी तादाद में सॉलिडेटरी मार्च निकालती हैं। अब इस मार्च में लगभग 60,000 लोग शामिल थे। ये पीसफुल मार्च भी था, प्रोटेस्टर काफ़ी शांति से आगे बढ़ रहे थे। लेकिन कुछ ही डिस्टेंस पर जाने के बाद ये मार्च वायलेंस में बदल गया और मिताई, नागा और कुकी के बीच में झड़प होना स्टार्ट हो गई और कई लोग इसमें जो है घायल हुए। अब ये जो मामला था ये एक डिस्ट्रिक्ट का भी नहीं रह गया। हद तो तब हो गई कि कई डिस्ट्रिक्ट में फैलने के साथ ये कैपिटल इम्फाल में भी फैल चुकी थी और एक बड़ी मात्रा में ट्राइब ने वहाँ पर अपना कब्जा भी कर लिया। इसे रोकने के लिए तुरंत रैपिड फायर फोर्स को इम्फाल बुलाया गया, साथ में आर्मी के CRPF जवान को भी वहाँ तैनात कर दिया गया। लगभग 9,000 के आसपास लोगों को वहाँ से 2 से 3 घंटे के अंदर रेस्क्यू कराया गया। अब ये जो पूरा शेड्यूल ट्राइब का मुद्दा है ये कोई आज का मुद्दा नहीं है, ये 2013 से चला आ रहा है। 2013 में ही मिताई ट्राइब ने अपने लिए शेड्यूल ट्राइब की मांग करी थी, क्योंकि जो उनकी कल्चरल वैल्यू है, जो ट्रेडिशन है, जो आइडेंटिटी है, वो उसको प्रिजर्व करके रखना चाहते हैं। अब मिताई ग्रुप की एक और प्रॉब्लम है, वो ये है कि इनकी संख्या भले ही बड़ी हो पर कई साल से म्यांमार और बांग्लादेश से इंटर करने वाले इलीगल इमिग्रेंट्स की जो संख्या है वो यहाँ पर बढ़ती जा रही है, जिसने ना सिर्फ ये अपनी रिसोर्सेज को उनसे शेयर करना पड़ रहा है बल्कि इनकी जो खुद की पर्सनल आइडेंटिटी है मिताई होने का, उस पर भी बार बार अटैक किया जा रहा है। अब रेलवे जब मणिपुर में आया तो मैती का जो पार्ट है वो उनसे जो ज़मीनें हैं वो काफ़ी हद तक कम हो गई। एक तो पहले से ही कम, ऊपर से और कम हो गई। अब आप खुद सोचो कि इतनी बड़ी आबादी को सिर्फ 10% एरिया ही दिया गया है और वहीं जो 40% पॉपुलेशन है वो 90% लैंड एरिया को लेकर के बैठा हुआ है। आपको हैरानी यहाँ पर भी होगी कि जो ये नागा और कुकी हैं ये मिताई की जगह पर आकर ज़मीन खरीद सकते हैं, वहाँ पर अपनी जो चीज़ें हैं यानी कि मकान, घर, कुछ भी बना सकते हैं। लेकिन मिताई को ये अधिकार नहीं है कि वो नागा और कुकी के इलाके में जा कर के कोई ज़मीन को खरीद सके। अब रीज़न इसका ये है कि जो है नागा और कुकी आते हैं ST SC के अंतर्गत और वहीं जो ये मिताई है ये नहीं आता है और यही कारण रहा है कि इतने वर्षों से लगातार मिताई ग्रुप ये जो है मांग कर रहा है कि उसे ST का दर्जा दे दिया जाए ताकि वो अपनी ज़मीनें वहाँ पर खरीद सकें, क्योंकि अब उन्हें इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। अगर मणिपुर हाई कोर्ट ये फैसला सुनाता है कि मिताई को SC में शामिल कर लिया जाए तो इसका कोई विशेष फर्क नागा और कुकी पर पड़ना नहीं चाहिए, लेकिन उनका कहना है कि मिताई ग्रुप को अगर इसमें शामिल किया जाएगा तो इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ये वेल एजुकेटेड हैं और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी हैं।
ज़्यादातर इनके पास फैसिलिटीज़ हैं, इनके पास जॉब्स हैं और ये एक जो है बेटर स्टेटस एंजॉय भी कर रहे हैं हमसे। अब ब्लेम ये भी है कि ना केवल इकोनॉमिक तरीके से ये स्ट्रॉन्ग है बल्कि पॉलिटिक्स में भी काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट इनकी देखी गई है। उनका कहना है कि मिताई मणिपुर असेंबली में 2/3 सीट पर हैं, वहीं मात्र 20 सीट जो है ये ट्राइबल ग्रुप्स के पास यानी नागा और कुकी के पास। ऐसे में अगर इन्हें एससी में शामिल किया जाता है तो इससे नागा और कुकी के लिए ये किसी भी लिहाज में अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जो अभी जॉब्स थोड़ी बहुत इनके पास बची है, जो पॉलिटिकल करियर इनका है वो भी पूरी तरीके से इनसे छिन जाएगा और इनका जो स्टेटस ऑफ लिविंग है उस पर एक तरह से बैडली इफ़ेक्ट पड़ेगा। अब वहीं नागा और कुकी को लगता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो मिताई का साथ दे रही है और मिताई को सपोर्ट कर रही है उनको एससी घोषित करने में, वहीं हम पर यानी कि नागा और कुकी पर इलीगल वे में अटैक करने की कोशिश कर रही हैं। ये जो तीनों ग्रुप हैं नागा, कुकी और मिताई आपस में जो जंग लड़ रहे हैं, इनका एक इतिहास रहा है, खास करके मिताई ग्रुप का। मिताई एक तरह के किंगडम में आती थी, वहीं इनकी आर्ट, इनका माइथोलॉजी, इनका कल्चर, इनका ट्रेडिशन जो काफ़ी हद तक फ्यूचर को इन्हेंस कर रहा था। मिताई ग्रुप की एंशिएंट टेक्स्ट पायस, उसमें लिखा है कि ये मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी और हिस्ट्री और रिलीजन में काफ़ी बिलीव रखते थे। साथ में इनकी पकड़ भी उन सब्जेक्ट पर अच्छी थी और मिताई टाइम टू टाइम अपने ग्रुप्स को, अपने ग्रुप के एरिया को एक्सपेंशन करते जा रहे थे। इनके बढ़ने के साथ नागा और कुकी वहीं आसपास के रीजन में कहीं एग्जिस्ट करते थे। पर मैंने जब इन दो यानी कि नागा और कुकी के बारे में कुछ चीज़ें जानने की कोशिश करी तो मुझे पता चला कि 11th और लगभग 13 सेंचुरी से पहले इनका नाम निशान तक नहीं था, यानी इनके बारे में कुछ हिस्ट्री मिली ही नहीं। वहीं मिताई, नागा और कुकी इनके बीच में कल्चरल जो डिफरेंस रहा है वो हमेशा से रहा है। अब मिताई जो है हिल एरिया पर प्रेशर बना रही थी, साथ में नागा और कुकी को बार बार ये कह रही थी कि वो मिताई धर्म को यानी कि इनकी जो रियलिटी है उसको अपना लें, अब जिससे वे लैंड एरिया को पूरी तरह से अपनी कंट्रोल में ले सकते हैं। वहीं मिताई के जो हिस्ट्री है उसमें कई चीज़ें पता चली हैं कि इन्होंने बार बार नागा और कुकी पर मिलिट्री अटैक्स भी किए हैं। लेकिन समय में एक बदलाव आया। 1819 से 1826 के बीच में मिताई पर कई अटैक हुए और वो अटैक बर्मा ने किए थे और बर्मा ने 7 साल के लिए मिताई पर बुरी तरीके से कंट्रोल किया। ये कंट्रोल ऐसा था कि इसमें लोगों को उनके घर के साथ जिंदा जला दिया गया। मिताई पर इतना प्रेशर बनाया गया कि वो बुद्धिज़्म को अपना लें। ये सिर्फ मिताई के लिए नहीं था बल्कि नागा और कुकी पर भी कई यातनाएं हुई। अब धीरे धीरे जो मणिपुर था वो ख़त्म हो रहा था, उसकी जो हिस्ट्री थी वो ख़त्म हो रही थी और 7 ईयर डार्केस्ट साइड का तब अंत हुआ जब 1826 में एंग्लो बर्मा वॉर हुआ और इसमें अंग्रेज़ जो है बर्मा से जीत गए। ये कोई खुशखबरी नहीं थी इस ट्राइब के लिए, बल्कि ये तो और बुरी घटना साबित हुई। कई बड़े रूल्स को चेंज किया गया और साथ में कई बड़े रूल्स को ब्रेक भी किया गया। अब जो मिताई का किंगडम था वो तो वैसे ही रहने दिया गया, पर किंग को ब्रिटिश के अधीन कर दिया गया और कुकी और नागा को पूरा हिल दे करके फ्री कर दिया गया। 1891 के बाद अंग्रेज़ों ने अपना ब्रह्मास्त्र लॉन्च किया, डिवाइड एंड रूल। उसके अकॉर्डिंग इन्होंने दोनों ग्रुप के बीच में ऐसी आग लगाई कि वो अभी तक चल रही है और मिताई को उन्होंने प्रेफरेंस देना स्टार्ट कर दिया। वहीं अंग्रेज़ों ने पूरा फर्टाइल एरिया जो उपजाऊ ज़मीन थी वो सारा उठा करके मिताई ग्रुप को दे दिया। अब नागा और कुकी इस बात से काफ़ी ज़्यादा नाखुश थे, क्योंकि नागा और कुकी एक तरह की चारवाह ट्राइब थी और उनको जो है उपजाऊ ज़मीन की ज़रूरत पड़ती थी। पर ऐसा ना होने से इन दोनों ग्रुप के बीच में ऐसी दरार पड़ी कि वो आज तक दिख रही है। फिर समय आता है 1947, जब इंडिया आज़ाद हुआ तो उसने मणिपुर से कहा कि वो जो है इंडिया में शामिल हो जाए। पर जो मणिपुर के जो किंग थे भोजचंद्र, उन्होंने एक डिसीज़न लिया। उन्होंने कहा कि मैं किसी भी कंट्री यानी कि इंडिया और पाकिस्तान में मर्ज नहीं होऊंगा, बल्कि मैं अपनी इंडिपेंडेंसी के साथ अपना स्टेट चलाऊंगा। लेकिन इंडिया के लिए कंसर्न ये भी था कि जो मणिपुर है उसकी जियोग्राफिकल फिगर है, उसका जो बॉर्डर है वो म्यांमार और चाइना के साथ लगता है। अब ऐसे में चाइना इंडिया के बॉर्डर में घुसपैठ भी कर सकता है और इंडिया के लिए चिंता का विषय था। अब इंडिया भी इसे अपने कंट्रोल लेना चाहती थी, जो ज़रूरी भी था। साथ में मणिपुर कम्युनिस्ट
मूवमेंट का शिकार बन चुका था, जो भारत के लिए एक बड़ा खतरा हो सकता था। अब जो मणिपुर की आम जनता थी वो भी किंगडम से परेशान हो गई थी, इसलिए उसने उसके खिलाफ मार्च निकालना स्टार्ट कर दिया और खुद अलग एक असेंबली भी बना ली। अब टाइम आता है 1949 में, जब किंग और इंडिया के बीच में मर्जर एग्रीमेंट साइन हुआ। पर यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि राजा ने इस बात को यानी कि असेंबली में बताया ही नहीं था। अब एग्रीमेंट तो हो चुका था, अब सिटीजन को लग रहा था कि ये जो एग्रीमेंट है वो इंडिया ने फोर्सफुली उनके किंग से साइन करवाई है। अब मणिपुर की कोई भी ट्राइब इस एग्रीमेंट से खुश नहीं थी। अब उन्हें ये लगने लगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसका फ़ायदा उठाएगी और मणिपुर को अपने अकॉर्डिंग जो है चलाएगी। प्रॉब्लम तब भी आती है जब मणिपुर में कुछ ब्यूरोक्रेट्स भेजे जाते हैं, क्योंकि वो इंडिया के अलग अलग स्टेट से थे, जिन्हें मणिपुर ट्राइब के रिलीजन और संस्कृति के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। इसलिए ट्राइब की जो डिमांड को समझना, उन्हें फुलफिल करना एक बड़ा टास्क था गवर्नमेंट और ब्यूरोक्रेट्स के लिए। अब भारत सरकार के सामने जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई वो तब आई जब नागा और कुकी ने अपने सेपरेशन की मांग कर दी, जहाँ नागालैंड, अरुणाचल और असम मिला करके उनके बॉर्डर पर एक नागा कम्युनिटी को यानी कि एक नागा स्टेट की स्थापना करना था। वहीं कुकी ने पूरी तरह से एक न्यू स्टेट की मांग कर दी, जिसका नाम रखने वाले थे जेल एंड गाओ। पर मिताई इन दोनों विचारों से सेपरेट रही। वे मणिपुर में ही अपने सारे अधिकारों को वापस पाना चाहती थी, जिसमें वो हिल और वैली पर राज करना चाहती थी। अब 1956 में मणिपुर को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया और नागा और कुकी को एसटी का दर्जा दे दिया गया। वहीं मिताई को एसटी का दर्जा नहीं दिया गया बाय रीज़न कि ये बिग पॉपुलेशन को हैंडल करते हैं। वहीं इनको इस अधिकार से भी वंचित रखा गया कि ये जो है नागा कुकी के इलाके में जाकर ज़मीन को परचेज कर सकें। लेकिन नागा और कुकी मिताई के एरिया में ज़मीन खरीद सकते थे, जो किसी भी तरीके से लीगल नहीं था, बिकॉज ऑलरेडी 10% ज़मीन पे वो रह रहे थे और 90% एरिया पहले से ही नागा और कुकी ने अपने अंडर रखा था। इधर मणिपुर में कुछ भी स्टेबल नहीं हुआ था। अभी भी मणिपुर में जो अपनी जो चीज़ें थी उनको लेकर के लड़ाई झगड़े चल रहे थे। तभी 1979 में यूनियन टेरिटरी से हटाकर मणिपुर को स्टेट का दर्जा दे दिया गया। जब मणिपुर में इलेक्शन हुए तो ये मणिपुर के लिए काफ़ी बड़ा चेंज था, क्योंकि पीपल्स पार्टी के मोहम्मद अलीमुद्दीन इसमें जीत जाते हैं, जो मिताई ग्रुप से आते हैं। अब इस पार्टी के जीतने से एक चीज़ यहाँ पर ये क्लियर हो जाती है कि पास्ट से लेकर फ्यूचर यानी आज तक आप पॉलिटिक्स में देखो मणिपुर के, तो वहाँ ज़्यादातर लोग आपको मिताई ग्रुप्स के ही मिलेंगे। मणिपुर के जो करंट सीएम हैं एन बीरेन सिंह, वो भी मिताई ग्रुप से ही आते हैं। अब मिताई जो लैंग्वेज है उसको भी मणिपुर की क्लास 10 तक कंपलसरी बना दिया गया। वहीं मिताई तो ये भी मानती है कि जो कुकी हैं वो मणिपुर के हैं ही नहीं, वो रिफ्यूज़ी हैं, उन्हें बाहर निकालना चाहिए। वहीं दोनों ट्राइब नागा और कुकी का कहना है कि ये जो मिताई है उनको अधिकार देने की कोशिश इंडियन गवर्नमेंट कर रही है और उन्हें बार बार रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ये जो तीनों जो ट्राइब हैं इनके बीच में ये जो बहस है काफ़ी लंबे अरसे से अधिकारों को लेकर चली आ रही है। अब सरकार के लिए एक प्रॉब्लम ये है कि सरकार जिस ट्राइब की बात मान जाती है तो 4 नए ट्राइब और अपनी बात मनवाने के लिए खड़े हो जाते हैं। उनको ये बिलीव हो जाता है कि दंगे, आगजनी और नरसंहार से हम सरकार से अपनी बात मनवा लेंगे और सरकार को झुका देंगे। अब अगर सरकार इनकी बात मान भी जाए, बाई चांस अगर नागा ट्राइब या इन लोगों की बात मान जाए, तो क्या होगा कि आने वाला समय इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए ख़राब हो जाएगा। उसके कई रीजंस हैं, बिकॉज ये जो एरिया मांग रहे हैं यानी कि एक फ्रीडम स्टेट की जो मांग इनकी चल रही है, एक अलग से इनको चाहिए, तो उससे क्या होगा कि आने वाले समय में जो अदर कंट्री है यानी कि जैसे आप चाइना की बात कर लो, तो वो क्या करेगा, इनके सहारे घुसपैठ करने की कोशिश करेगा, जो 100% चांस है कि इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। अब ये जो ट्राइब है उन्होंने कई फोर्सेस बना रखी, जैसे कुकी नेशनल फोर्स, कुकी कमांडो फोर्स, कुकी डिफेंस फोर्स, कुकी इंडिपेंडेंस आर्मी, फ्रंट काउंसिल, ऐसी बहुत सारी फोर्सेस इनकी चलती हैं और ये उसके तहत कई जगह पर दंगे भड़काते हैं और ये लीगल तरीके से वहाँ पे चलाया जा रहा है। दूसरी चीज़ ये है
कि अगर सरकार इसके खिलाफ जाती है, और कई बार सरकार ने इसके लिए काम भी किया है, इसको बंद कराने की कोशिश भी करी है, लेकिन वही होता है कि कुछ समय के लिए ये सारे ग्रुप्स रुक जाते हैं, उसके बाद फिर से जब उनकी ज़रूरत होती है तो ये फिर से ऊपर आके दिखने लगते हैं। वहीं ये ग्रुप सिर्फ कुकी के ही नहीं है, बल्कि नागाओं ने भी अपने कई ग्रुप्स को बना रखा है। दूसरी चीज़ क्या है, जब धरने प्रदर्शन जैसी चीज़ें सामने आने वाली होती हैं तो ये अपनी ट्राइब को साथ देते हैं, उनका हेल्प करते हैं, और कई बार ये चीज़ें देखने को भी मिली हैं कि इनके सक्रिय हो जाने से इंडियन गवर्नमेंट को उस एरिया में काम करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अब इंडियन गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है कि किस तरह से इस ट्राइब की जो घटना हो रही है इसको कंट्रोल किया जाए, बिकॉज अगर कंट्रोल नहीं हुआ तो अभी तक 9 लोग मारे गए हैं और ये आंकड़ा बढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ऐसे में भारत सरकार को जल्द से जल्द कोई ना कोई डिसीजन लेना पड़ेगा। वहीं अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं किसी नई घटना, किसी नई स्टोरी के साथ नेक्स्ट सीरीज़ में।